नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आपके लिए लेकर आता हूं सिल्वर स्टोरीज। हमारी जो सीरीज है सिल्वर स्टोरीज, ये छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्षों में इस विकास यात्रा में अहम किरदार रहे उन शख्सियतों को आपसे मिलवाने की है, जिन्होंने इस प्रदेश को जन्म के पहले, निर्माण के पहले से देखा है, अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर से देखा है। ज्यों-ज्यों साल बढ़े, इस प्रदेश ने तरक्की के ऐसे माइलस्टोन्स गढ़े हैं कि वाक़ई आज पूरे देश में जब भी किसी नए स्टेट और उसकी डेवलपिंग कथा कही जाती है, उसमें सबसे ऊपर नाम हमारे अपने प्रदेश का आता है। पर कहते हैं कि हर गर्व अपने साथ ज़िम्मेदारियाँ लाता है, तो हम उन शख्सियतों के साथ उनकी ज़िम्मेदारी, उनके ग्रुप की ज़िम्मेदारी और आने वाले वक़्त की तैयारी, दोनों पर बात करते हैं। आज हमारे साथ में जो शख्सियत हैं, वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश का कोई भी हिस्सा जो डेवलप हो रहा हो, विकसित हो रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ का डेवलप हो रहा हो, वहाँ आप इस ग्रुप, इसकी पहचान से जुड़े प्रोजेक्ट्स को अवश्य पाएंगे। आज हमारे साथ अविनाश ग्रुप के कर्ता धर्ता, अविनाश ग्रुप जो भरोसे का प्रतीक बनकर, निर्माण का प्रतीक बनकर पूरे मध्य भारत में स्टैब्लिश हो चुका है और अब तो देश के अन्य कोनों में भी जाने की तैयारी कर रहा है। तो एमडी हमारे साथ में मौजूद हैं आनंद सिंघानिया जी, अविनाश ग्रुप के। उन्हें नमस्कार करता हूं। आपसे मिलना हमेशा बड़ा सुखद होता है आनंद जी, और आज तो आनंद ही अलग है। नहीं, सेम हियर पुनीत। ऑल थैंक्स फॉर ऑल द गुड वर्ड्स। आपसे हमेशा मिलके अच्छा लगता है। आना कम होता है आजकल, बट लेकिन आईबीसी को देखते हुए, आईबीसी ने भी छत्तीसगढ़ की प्रगति के साथ में बहुत प्रगति की है और आज आप लोग का सेटअप किसी भी नेशनल मीडिया से कम नहीं लगता मुझे सेटअप। जी। तो गुड विशेस टू यू टू। हम जिन सिल्वर स्टोरीज में जिस हिस्से को उठाते हैं वो है प्रदेश के निर्माण के साथ इसकी विकास यात्रा से जुड़े पायदान का। तो आपको सबसे पहले क्या याद आता है जब हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली बार सोच सुनी थी? तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया। वो सोच परिलक्षित हुई 2000 में, हमारा स्टेट बना। तो 2000, उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय आप या आपका ग्रुप किस तरह का कार्य कर रहा था? कितना काम कर रहा था? कब से एस्टैब्लिश हुआ? कैसे शुरू किया? बताइए ज़रा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक मेमोरीज में वापस जाने का आपने क्वेश्चन लिया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो मुझे अच्छे से याद है 1996 में हमने स्टार्ट किया अविनाश ग्रुप। जी। तो उस समय एक छोटी सी शुरुआत थी और छोटे से ऑफिस, 3 लोगों के साथ में एक प्रोजेक्ट की सोच के साथ में स्टार्ट किया था। और छत्तीसगढ़ उस समय वाकई में एक छोटा शहर था रायपुर, एक कस्बा की फीलिंग थी और उत्साह मुझे मन में बहुत था, हमारे ग्रुप में भी, मेरे मन में भी, कि एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ करना है। और सच बताऊं तो मुझे उस समय ये फीलिंग एक कॉम्प्लेक्स के रूप में रहती थी। एक युवा 24 साल का लड़का था मैं 96 में, कि हमारे शहर में, हमारे देश, हमारे प्रदेश में कुछ थोड़ी ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स वाली बात है हम लोगों में, कि हम लोगों से कम हैं। मतलब आज छत्तीसगढ़ लोग जानते नहीं थे, रायपुर बहुत पहचान नहीं थी, भिलाई के नाम से रायपुर को उस समय जाना जाता बिल्कुल था। सही कह रहे हैं। तो वो जो पहचान की कमी और शहर का एक छोटेपन की फीलिंग ऑलवेज मिलना बातचीत में, वो थोड़ा सा मुझे उससे तकलीफ होती कचोटता थी। था, मन में हाँ, कचोटता यस, मन था। में कचोटता था, तकलीफ होती थी। तो ये वो समय था, युवा था, करने की बहुत इच्छा थी। अक्सर मैं दिल्ली में कुछ काम था, पापा का ऑफिस था, सेटअप था, या बॉम्बे कभी जाना होता था, तो हमेशा ये लगता था, आकर्षित होता था मैं कि यार क्या बढ़िया सब कुछ चल रहा है। उस समय इतना इंडिया लिबरलाइज नहीं था, अच्छे से होटल नहीं थे, रेस्टोरेंट नहीं थे, लिमिटेड चीज़ें थी सब बहुत। होटल सेटअप, रेस्टोरेंट बोलो, कैफ़े बोलो, कॉफ़ी बोलो, या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लाइक मेट्रो शूज़ टाइप की चीज़ें, पीवीआर सिनेमा जैसी चीज़ें, मतलब बहुत रेयर था, बहुत कम थे। ये फैसिनेट करता था। फैसिनेट करता था मुझे, ऐसे एक युवा आनंद को वो फैसिनेट करता था। और एट द दूसरा एंड हम देखें तो कॉम्प्लेक्स भी क्रिएट करता था कि यार हम ऐसी जगह हैं जहाँ कुछ है ही नहीं, गांव में हैं हम, मतलब वो कल्चर ही नहीं है, हम कुछ बेहतर कर ही नहीं सकते हमारे शहर में, अभी तो बहुत लंबी दूरी दिखती है। तो उसी दौरान मंत्रालय का कुछ काम ऐसा पड़ा एक प्रोजेक्ट में, और मैं 98 में मंत्रालय और जबलपुर, ये 2 जगह जाना पड़ा। एक कोई लीगल इशू आ गया था एक लैंड में, तो जबलपुर हाई कोर्ट जाना पड़ा और मंत्रालय जाना पड़ा।
तो जब मैं मंत्रालय गया, वहाँ की वर्किंग समझा भोपाल में एंड ऑल, तो एक ये तो, और उसी समय 98 में एकदम ऐसा स्थिति बन रही थी कि अब छत्तीसगढ़ का कभी भी डिक्लेरेशन बन सकता है, कभी भी बन सकता है, हो यस। सकता है, हाँ। तो आपने बोला कि क्या फीलिंग थी, तो एक फीलिंग तो ये थी, दूसरी तरफ एक फीलिंग क्लियर दिख रही थी कि भोपाल इतना डेवलप हो सकता है। वही मध्य प्रदेश का हिस्सा रायपुर भी है, भोपाल भी है, भोपाल राजधानी होने के कारण इतना ज़्यादा डेवलप हो सकता है, और तो रायपुर क्यों नहीं। सब लोगों से बातचीत में मालूम पड़ा कि हमारा अधिकतम पैसा यहाँ का, छत्तीसगढ़ अच्छा कमाई कर रहा है, अच्छा यहाँ पे सीमेंट स्टील प्लांट हैं और भिलाई स्टील प्लांट से इतने यहाँ पे अर्निंग हो रही, बट यहाँ का पैसा प्रॉपर यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये जब मुझे ये फिर उस समय ये क्लैरिटी एकदम आ गई कि छत्तीसगढ़ अगर बनता है, रायपुर अगर राजधानी बनती है, और ऑफ कोर्स जबलपुर की जगह बिलासपुर या रायपुर जो भी हाई कोर्ट बनेगा, तो इसका डेवलपमेंट कहाँ तक जा सकता है। तो वो एक उम्मीद और एक उत्साह भी पैदा हुआ और एक कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो 2000 के बाद आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था? क्योंकि जहां हम प्रदेश के विकास यात्रा को देखते हैं तो एक मॉल आ चुका था यहाँ राजधानी रायपुर में, लेकिन जो सबका फेवरेट पहला जो मॉल चर्चित था पूरे प्रदेश में, राजधानी में बना था लेकिन पूरे प्रदेश में जिसकी चर्चा थी बाहर तक, वो आपका पहला मॉल था। तो पहला प्रोजेक्ट आपका 2000 के बाद राजधानी क्षेत्र में कौन सा था? मॉल तो खैर थोड़ा लेट आया, अपन उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो 2000 के तुरंत बाद में पहला प्रोजेक्ट आया हमारा मिलेनियम प्लाजा। अच्छा। हाँ, ये पुराना कमिश्नर बंगलो था नगर निगम का, तो नगर निगम से हमने लैंड ली ऑक्शन में, और उसमें प्रोजेक्ट लेके आया। दैट वाज माय फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स में उस समय ग्लास का बड़ा ट्रेंड था पूरे इंडिया में। आप अगर गुड़गांव में उस समय याद करें, रिकॉल करें, तो गुड़गांव नया रूप में एकदम डेवलप हो रहा था और बड़ी बड़ी ग्लास बिल्डिंग्स बन रही थी। तो जब वो लोकेशन मिली एकदम शहर जयस्तंभ चौक के एकदम पास, रजबंदा मैदान के सामने ये लैंड थी, जो पूरा पूर्व प्रशासक बंगला बोलते थे उसको, नगर निगम का बंगला, कमिश्नर बंगला था। केवल 20,000 स्क्वायर फुट की लैंड थी, बट एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में। मुझे लगा यार ये एक अपॉर्चुनिटी है, 2000 आने वाला है, उस समय एकदम टर्निंग ऑफ द डिकेड, मिलेनियम की बात चलती थी। एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा अपने प्रोजेक्ट के नामों को लेके भी भावुक और जुड़ाव फील करता हूँ, अटैच्ड हैं आप। अटैच्ड हूँ मैं। हाँ, मैं सोचता हूँ कि रिलेवेंट नाम होना चाहिए, क्योंकि ताज़ जिंदगी एक बच्चे का जैसा नाम रहता है, वो बच्चे के साथ में वो नाम जाता है अल्टीमेटली। तो प्रोजेक्ट का भी नाम एक उसकी पहचान बने और कहीं ना कहीं उसकी नरेटिव बने, रिलेट करे लोग उससे। तो मैंने कहा मिलेनियम में ये बन रहा है, टर्न ऑफ द मिलेनियम में बन रहा है, 2000 के शुरुआत में एक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसका नाम हम मिलेनियम प्लाजा रखेंगे। और ये ग्लास बिल्डिंग होगी मिलेनियम में, जैसे एक भाई 2000, आज हम 25 साल बाद 2000 को विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, बट बहुत बड़ा उसका महत्व था उस समय, ईयर 2000 का, Y2K बोलते थे। तो मैंने Y2K का मतलब ये एक मॉडर्न बिल्डिंग होगी, ग्लास बिल्डिंग होगी, गुड़गांव के टक्कर की एक बिल्डिंग होगी, अच्छे ग्लास लिफ्ट्स होंगी, पार्किंग होगा प्रॉपर। उस समय पार्किंग की भी समस्या थी रायपुर में, बहुत ज्यादा। हाँ, कॉम्प्लेक्सेस में पार्किंग नहीं थी, कॉम्प्लेक्सेस मॉडर्न नहीं बनते थे, मिनिमम कॉस्ट में कैसे बन सके ये सोचता था आदमी जी। तो हमने सोचा कि हाँ, इसमें हम वो सब बेहतर देंगे जो दे पाएंगे, चाहे स्टेनलेस स्टील रेलिंग हो, चाहे अच्छी पार्किंग हो, अच्छे केबल सिस्टम से क्लीन, नीट एंड क्लीन पैनल्स हों, और एक ग्लास बिल्डिंग जो रायपुर की पहचान बने। उस समय की उस सोच के हिसाब से बनाया, और वो बहुत लोगों ने पसंद किया। ऑफिसेज बहुत फास्ट सेल हुए, शॉप्स बहुत फास्ट सेल हुए। वो पहला कॉम्प्लेक्स था जिसने थोड़ा सा एक पहचान बनाने की कोशिश की थी अविनाश ने उस समय। तो पहला प्रोजेक्ट तो वो था। फिर 96 से धीरे धीरे 2006 इसी तरह के काम करते करते हमने रियलाइज़ किया 2006 में कि रायपुर एक सिटी बन गया है, राजधानी बन गई है, और बड़े शहर के रूप में अब लोग इसको उम्मीद करने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा सरकार बनाने का प्रयास कर रही थी, कंटिन्यूस रोड वाइडनिंग की बात हो रही थी, मालवीय रोड नहीं था, जयस्तंभ चौक नहीं था, जी रोड का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। तो ऐसे समय मुझे लगा कि नाउ रायपुर विल हैव इट्स ओन शेप। रायपुर और छत्तीसगढ़ जो है अब हमारा एक टक्कर का प्रदेश बनने जा रहा है, क्योंकि पैसा खर्च, बजट, बड़े बजट बनने लग गए, पैसे, ये क्लियर था कि छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ का खर्चा होगा। तो और लोगों की रुचि रायपुर में बढ़ गई, सब रायपुर आना चाहते थे, माइग्रेट होना चाहते थे। शहर अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने को तैयार था।
ऐसे समय में मुझे लगा कि नाउ वी आर रेडी फॉर अ न्यू लीप। जो नया शहर और नए रायपुर की हम परिकल्पना करें, उसके लिए हम तैयार हैं। उस समय हाल 2006 में ही इंदौर में ट्रेजर आइलैंड मॉल खुला था। जी, हाँ, और बहुत चर्चा में था। बहुत चर्चा में था। हाँ, तो वो एक इंस्पिरेशन था। गुड़गांव में मॉल उस समय बने थे और सक्सेस होना चालू हो गए थे, 1 2 3 मॉल। तो हम लोग गए, मैं और मेरा छोटा ब्रदर मुकेश, हम लोग गए, सब देखे सब जगह। मुझे लगा आई थिंक वी आर रेडी फॉर इट। 10 साल हमारे भी कंपनी को हो गया था, एक बेसिक वर्किंग सेटअप हो गई थी, सेटअप हो गया था, और उत्साह था कुछ नया और अच्छा करने का, जो शहर को रिलेट कर सके, जिसको शहर की डिमांड, जिसकी शहर की रिक्वायरमेंट है। हम क्या होता है कि अक्सर अपने आप को थोड़ा कम आंकते हैं। हम लोग करते बहुत हैं, जानते बहुत हैं, बट ये उनकी विनम्रता है, बड़प्पन है, लेकिन विनम्रता थोड़ी है, झिझक भी है, हल्की झिझक, सी। एग्जैक्टली, आपने हाँ। एकदम दोनों वर्ड परफेक्ट यूज किए कि हम विनम्र भी हैं और झिझक भी हैं। तो मुझे अपनी पर्सनालिटी में, छत्तीसगढ़ की पर्सनालिटी में, रायपुर की पर्सनालिटी में वो झिझक दिखती थी ऑलवेज। मैं बोला यार इसमें बोल्डनेस लाना है हमको, हम किसी से कम नहीं वाली फीलिंग लाना है। तो जब मॉल की बात हुई तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा मॉल बनाया जाए कि जो इंटरनेशनल लुक हो, मतलब जिसमें मैंने जो अपने युवा काल में जो दिल्ली बॉम्बे में देखा था, चाहे वो पीवीआर सिनेमा हो, बीकानेर वाला हल्दीराम हो, और मेट्रो शूज हो, बिग बाजार हो, बेंजर हो, ये सब क्यों डीएलएफ नहीं। जैसी चीजें बाद में जाकर जो हाँ, मतलब ये इनके सब के लिए नाम। क्योंकि हम जब रायपुर से वहां जाते हैं तो इतना उत्साह उन चीजों के लिए रहता है, तो जैसा मुझे है वैसे सभी को उत्साह है, ठीक बात है। और ये हम रायपुर इसके लिए तैयार है। तो एक गट फील के साथ में, और एक इंस्पिरेशन दूसरों से लेके, और एक था कि नहीं हम कर लेंगे, रायपुर इज रेडी फॉर इट। तो सरकारों का उस वक्त आपको किस तरीके का सहयोग था? क्योंकि हमने देखा है अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट रही, दोनों पार्टियों को, दोनों लीडिंग पार्टियों को बड़ा अच्छा मौका मिला। जनता ने शुरुआत में 3 साल कांग्रेस को, फिर उसके बाद 3 टर्म तक बीजेपी को, फिर 1 टर्म कांग्रेस को, एंड अब वापस बीजेपी को, मतलब दोनों दलों को भरपूर अवसर दिया। दोनों ने अपने थॉट्स के हिसाब से, विजन के हिसाब से स्टेट को डेवलप किया। लेकिन सपोर्ट कैसा था आपकी इंडस्ट्री को लेकर, रियल स्टेट को लेकर? क्योंकि ये कहने में मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं है कि जहां सरकारें प्रदेश को गढ़ रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी, तो वहीं प्राइवेट सेक्टर्स के कुछ ऐसे पिलर्स थे जिन्होंने इस पहचान को पूरे देश में बड़ी तेजी से आगे लेकर आए, और उसमें से एक अविनाश ग्रुप भी था। तो वो सपोर्ट कैसा था? इस तरह की नई सोच को अप्रिशिएट किया जाता था? बहुत आपने एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। ये रायपुर की और छत्तीसगढ़ के लिए जो सोच थी, वो अगर बीजेपी की उस समय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी 2005 में, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, वो टर्निंग पॉइंट था छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कि क्या 2005 में। 2005 में वो था। उन्होंने ये निकाला कि कृषि भूमि में भी इस साइज के बड़े प्लॉट के ऊपर में इतने एफएआर के साथ में 5 स्टार होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स में एग्जम्पशन, मतलब उसमें जो मल्टीप्लेक्स के निर्माण में जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स का पूरा 100% एग्जम्पशन, और लैंड यूज में रिलैक्सेशन उन्होंने नियम बनाया। वो जो नियम बना, आई थिंक वो माइलस्टोन था। उसके कारण सिटी 36 मॉल, मैग्नेटो मॉल, और ये ताज जो होटल बाद में सायाजी में कन्वर्ट हुआ, और जितने बड़े बड़े निर्माण हो पाए, मैरियट बाद में बना, ये सब उसी नियम के तहत में बने। तो ये एक सोच सरकार की डेफिनेटली पॉजिटिव थी। सरकार भी हमारे सोच के साथ अलाइन थी। उन्होंने मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आप ये ऐसे चीज़ के लिए हमारा प्रदेश तैयार है, आप मल्टीप्लेक्स लेके तो आइए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप बड़े निर्माण करिए, हम आपको एफआईआर ज़्यादा दे रहे हैं, आप लैंड यूज़ में भी हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आप अच्छी चीज़ लेके आइए। तो वो एक जो सपोर्ट था, वो भी हमको, फिर हमको लगा कि नहीं, ये तो एकदम ईश्वर चाह रहा है, कायनात चाह रही है, हमारे मन में विचार है, सरकार ने नियम ले आया, और नया नया प्रदेश बनाया, सब लोग मन एक्साइटेड, मांगी मुराद पूरी हो मन गई। मांगी मुराद पूरी हो गई। तो वो बहुत समय से साथ में हुआ वो जी, चीज़। लेकिन एक चीज़ जो 2006 से लेके 2010 तक कहीं-कहीं मन में थोड़ा-सा और खटकती थी, कि यहाँ मॉल्स थे, बड़ी बिल्डिंग्स बन रही थी, चारों तरफ निर्माण हो रहा था, पर शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं से थोड़ा अब भी दूर था। अच्छे चौड़े रोड, पुराने शहर का दबाव और अब नई राजधानी का दबाव बिल्कुल अलग था। उस मुताबिक क्या आपको अपने प्रोजेक्ट्स को लाने में और उनके बारे में सरकार से बात करने में वैसा कोऑपरेशन मिलता था? कुछ दिक्कतें? क्योंकि आप अपना प्रोजेक्ट तो बना सकते हैं,
लेकिन वो पूरी रोड, उस तक पहुंच मार्ग, उसके आसपास से गुजरने वाला सारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या उसके लिए सरकारों ने काम किए? उसमें देखिए सरकार मुझे लगता है शायद उसमें हम थोड़ी चूक कर गए, क्योंकि सरकार बड़ी सोच तो रख रही थी पूरे शहर को लेके, बट एक जोनल प्लान की कमी थी। तो कई कॉलोनीज मैंने देखा अपने सामने बेतरतीब होते हुए, क्योंकि जोनल प्लान नहीं बनाया सरकार ने। आज हम अगर 2000-3000 एकड़ के एक एरिया को जो बहुत तेजी से भरने वाला है, हमको विजुलाइज हो रहा है, दिख रहा है, लोग वहाँ रहना चाहते हैं, अगर हम उनने उसकी मास्टर प्लानिंग नहीं की कि रोड यहाँ पे 80 फुट की होगी कि 100 फुट की रोड होगी या 120 फुट की रोड होगी या ब्रांच रोड ऐसी होगी, पूरा नेटवर्क ऑफ रोड को अगर हमने प्लान नहीं किया तो आप ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके जाएंगे सकरियाँ, फिर वो अनदर एक सकरी गलियों का शहर हो जाएगा। तो वो अपॉर्चुनिटी हमने थोड़ा लूज़ किया। वो 2010 तक मुझे लगता है कि वो 2000 से 2010 में वो चीज़ एक मिस हुई। उस समय बहुत विकास हुए, बहुत निर्माण हुए, बट थोड़े बेतरतीब हुए, क्योंकि एक मास्टर प्लान, जोनल प्लान नहीं था। जैसे खासकर मैं बात करूं अमलीडी वाला जो एरिया है उसी तरीके से खराब हुआ। देवपुरी में अंदर का जो एरिया है वो बहुत उस समय खराब हुआ। इसी तरीके से इधर सड्डू वाले पुराने जो एरिया हैं वो बहुत खराब हुए। अगर उसमें हम जोनल प्लान और कर लेते सही समय से तो शायद और बेहतर इंफ्रा होता। लेकिन इसके अलावा उस समय जैसे शुरुआत में जब हम आपसे मिले थे और आपको जान रहे थे, समझ रहे थे, तो हमने देखा आपने उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से लोगों को प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करके दिए। फिर इसके बाद एक दौर आया जब आपने इसमें लग्जरी को ऐड किया, फिर इसके बाद दौर आया जब आपने इसमें ग्रीन प्रोजेक्ट्स को ऐड करना शुरू किया, फिर इसके बाद एक दौर आया जब आपने मल्टी लेवल के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो क्या आपको लगता है डेकेड्स में अगर आप बांटें, 2.5 दशक हुए हैं अभी हमारे प्रदेश को बने हुए, तो क्या कुछ ऐसे काल हैं जब आपको लगा बड़ी तेज़ी से विकास हुआ और हमने भी उतनी तेज़ी से इसमें सरकार के साथ काम किया? वो कौन सा दौर था? वो दौर आई वुड से 2010 से 2020 तक का जो पीरियड था। अच्छा। मतलब अपन बोल सकते हैं सेकेंड डिकेड। हाँ। आज जैसे आपने बोला 2.5 दशक हुए हैं, पहले के जो 10 साल थे उसमें लोग समझ पाने में, रिफॉर्म्स बनने में, रेगुलेशन बनने में शायद निकल गया, प्लान करने में निकल गया। बट लेकिन पहले पहले जो 10 साल थे वो एक बेसिक इंफ्रा को सेट किया उनने, एक दिशा तय की, नया रायपुर की परिकल्पना उसमें हुई। तो वो एक विजन वाला ईयर था पूरे प्रदेश के लिए। 10 साल शुरू के जो 10 साल थे, नए रिफॉर्म्स, नया सेटअप, उसकी स्टेबलाइजेशन होना, एक सोच को डेवलप करने वाला समय था शुरू के 10 साल। तो वो इम्पोर्टेंट साल था। उसमें एग्जीक्यूशन शायद कम दिखा, बट लेकिन वो फाउंडेशन था आगे आने वाले सालों के लिए। तो इन शुरू के 10 ईयर्स में जो एक बड़ा काम हो पाया, मुझे लगता है कि एक नया रायपुर की परिकल्पना एक माइलस्टोन था, जो आज हम बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए। आज आपने चर्चा के दौरान जैसा कहा कि 3 प्रदेश उस समय डिक्लेयर हुए थे, उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। जी। हमारा छत्तीसगढ़ आज माइल्स अहेड है उनसे, आज माइल्स अहेड है बाकी दोनों प्रदेश से, कोई शक नहीं। हाँ कोई शक नहीं इसमें। उसमें बहुत बड़ा रीजन है कि हमने नया रायपुर की परिकल्पना की। 20,000 एकड़ में एक वेल प्लान्ड सिटी, बहुत कम ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। विश्व में ऐसी बहुत कम कंट्रीज हैं जो पूरे ग्राउंड जीरो से, ग्रीन फील्ड से 20,000 एकड़ का रूप ली हुई हो, और पूरा डेवलपमेंट भी हमने किया। तो शुरू का 10 साल आई वुड से प्लानिंग, सोच, एक अपने आप को एक सोच डेवलप करना कि हम यहाँ पहुँच सकते हैं, वो वाला साल था। और इसमें एक बड़ा जो सरकार ने जो अपना काम किया, उसके अलावा हम लोगों ने जो एंटरप्रेन्योर्स ने, मैं देखा कि बड़े बड़े ब्रांड्स का इस समय उदय हुआ। स्टील प्लांट्स वाले उस समय अपने आप को एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हुए देखा मैंने। वो अपने अपने ब्रांडिंग करना चालू कर दिए दिल्ली की तर्ज पे। नहीं तो हम कभी टीएमटी, सरिया सुनते नहीं थे हम लोग 96 में। तो वो सब उस पीरियड में चालू हुआ। ऐसी रियल एस्टेट में और होटल्स में हमने बेबीलोन को देखा, सायाजी ताज को देखा, मॉल्स में सिटी 36 देखा, सिटी सेंटर देखा, देन मैग्नेटो मॉल ने भी बनाया। तो ये जो चीज़ें हुई, ये एक सोच दिखा रही थी कि रायपुर इज नाउ रेडी फॉर बिगर थिंग्स। तो और एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारी बातें हो रही थी। लाइक ये शहर क्या जी रोड से ही चलेगा, क्या जी रोड ही लाइफलाइन रहेगी क्या, उस पर बातचीत चालू हो गई थी। तो पहला 10 साल इस पे गया। एंड देन आई थिंक सरकार ने उसके बाद जो निर्णय लिए
वो अभूतपूर्व थे। और तेजी भी आई। बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसके बाद में। मतलब उसके बाद में हमने नए एयरपोर्ट देखे 2020 के पहले, कैनाल रोड देखा, हमने देखा ये जितने एक्सप्रेसवे हैं वो बने, अटल एक्सप्रेसवे के नाम से जिसमें हम तो जानते हैं। कमाल, मतलब वो भी एक माइलस्टोन है शहर अद्भुत के था लिए। ये, मतलब के ये जीवन भर के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। और इसके कारण आज हम देखते हैं कि काफ़ी लाइफलाइन जो सिर्फ जी रोड थी उसको हमने रिलैक्स किया। सही बात। तो बहुत इसमें मुनत जी का बहुत अच्छा योगदान था। देन मंडल साहब उस समय पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। तो हमको मुझे लगता है इस जर्नी में काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उन्हें भी याद करना जरूर चाहिए। और ऐसा मौका कब मिलता है कि उनके लिए ग्रेटिट्यूड दे पाएँ। तो ये सीरीज संभवतः उसी चीज के लिए। आई एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद आती है कि जब आप लोगों ने अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर स्टैब्लिश करना शुरू किया, आप लोग छत्तीसगढ़ के गर्व के तौर पर उभरे और बहुत अच्छा काम किया और अभी भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो क्या उस दौर में नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स का यहाँ आना, रियल स्टेट सेक्टर में ही हम कहें तो ऐसे बहुत से लोग थे, ऐसे बहुत सी कंपनियां थीं जिनके नाम केवल गुड़गांव में या बड़ी सिटीज़ में हम सुना करते थे, वो अब हमारे रायपुर में आकर इंटरेस्टेड थे, उनसे आपको कॉम्पिटिट करना था। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप भी उनके नाम जानते हैं। तो ये अच्छा था या आपके लिए चैलेंजिंग था? ये नई चीज़ें सीखने वाला था? दूसरा, जब ऐसे ब्रांड्स के साथ में आप कॉम्पिटिट करते हो तो चूंकि उनके पास में पुराना एक्सपीरियंस और एक बहुत बड़ा सेटअप होता है कंपैरेटिवली हमारे, और उनके प्रति सरकार का रवैया, उसे आप कैसे देखते हैं? वो बोलते हैं ना कि चैलेंजेस एंड कॉम्पिटिशंस मेक यू शार्पर एंड फास्टर, ये वो स्थिति थी। करेक्ट। तो ये जो चैलेंजेस थे, मेरी जो पर्सनालिटी, डुअल पर्सनालिटी वाला जो थॉट्स माइंडसेट था कि एक तरफ कॉम्प्लेक्स है, दूसरी तरफ उत्साह है अच्छा करने का, ये हमेशा मुझे बल देता था। बोला यार ये हम किसी से कम तो है ही नहीं, और वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो एक जो सोच थी अंदर का छत्तीसगढ़िया। हाँ, अंदर का जो छत्तीसगढ़िया था कि करना है और कर गुजरना है, उसने बहुत हेल्प किया। और देखिए जितना बड़ा ब्रांड होता है या कंपनी होती है उसमें हायरकीज होती हैं, डिसीजन पावर्स उसमें होते हैं जी। और अगर हम अपने काम को अगर बड़ी प्रेम से, डेडिकेशन के साथ में, तपस्या के रूप में, एक पूजा के रूप में अगर जब करते हैं तो हम गलतियां कम करते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट कम रहते हैं, हम हर चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। तो ये कंपटीशन और चैलेंजेस मुझे हमेशा ऑन टोज रखे और मैं बहुत बारीकियों से सब चीज़ों को और अध्ययन करता था, समझता था और खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर डील करता था। तो उससे बहुत फर्क पड़ा। मतलब एक विनम्रता वाली जो बात थी छत्तीसगढ़िया की वो सामने आती थी। इन स्पाइट ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी मैं झिझक नहीं होती थी मुझे खुद बेचने में, सामने जाके बोलने में कि भाई साहब आप आइए, क्योंकि लोग अपने थे। हाँ। आप इनको जानते। एक चीज़ और जो एक फ़र्क हमको साफ साफ दिखाई पड़ता था कि कोई भी नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड के साथ में जब आप भले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका ऑफर आपसे थोड़ा सा ज़्यादा और बड़ा आपको दिखाई पड़ता हो, लेकिन एक जो लोकल टच है, लोकल फील है और इस इलाके की जो समझ आप में है, लोगों की एस्पिरेशंस के साथ में आप जिस तरीके से जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ के लोग, मुझे लगता है वो बाकियों का मिसिंग था, वो आप लोगों को आगे बढ़ाता चला गया। 200% एकदम आपने परफेक्ट बात बोली कि ये जो लोकल अंडरस्टैंडिंग थी, लोकल लोगों की फीलिंग्स थी, वो मुझे हमेशा ऐसा फील हुआ क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन रायपुर हूँ। यहाँ स्कूल में पढ़ा, यहाँ कॉलेज में पढ़ा, यहाँ की गलियों में खेला, यहाँ की समस्याएं देखा, रायपुर को कैसे कस्बे से एक बड़ा शहर हो सकता है उसकी संभावना और उसको रूप लेते हुए भी देखा। तो मुझे वो फीलिंग एकदम थी कि शहर को क्या एग्जैक्ट जरूरत है और कैसे जरूरत है, और किन इलाकों को ज्यादा जरूरत है पहले। एग्जैक्टली तो ये जैसे जब मॉल की भी बात हुई सिलेक्शन की इस लोकेशन में, तो उसी समय में आप सोचिए एक अंबुजा मॉल भी बन रहा था, बहुत अच्छा मॉल उन्होंने बनाया और बहुत बड़ा ब्रांड था ईस्टर्न इंडिया का। तो लेकिन देखिए बाहर का जो आदमी है, लोकेशन की एक अंडरस्टैंडिंग उनकी रहेगी। मुझे बहुत क्लियर था कि रायपुर का भविष्य इसी रोड पे ताज़ जिंदगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस रोड में हफ्ते में 4 दिन आए बिना आदमी का काम चल ही नहीं सकता, ऐसी मेरी फीलिंग थी। तो ये इसी रोड में करना है, चाहे हमें फ्रंट कम मिल रहा हो, चाहे हमें डेप्थ ज़्यादा मिल रहा हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लाइफ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये एक बात कि बाहर वाला आदमी सोचता है कि रायपुर एक छोटा शहर है, रायपुर के हिसाब से डिज़ाइन करें, रायपुर के हिसाब से ब्रांड्स लेके आएँ। हमारी सोच क्या थी
रायपुर बड़ा शहर होने वाला है, रायपुर में बड़े ब्रांड्स की ज़रूरत है। लोग दिल्ली बॉम्बे जाना क्यों चाहते हैं, यहाँ से क्यों नहीं लें लोग? यहाँ पे हम क्यों उतना एयर कंडीशन नहीं दे सकते? यहाँ पे हम बड़े एट्रियम्स क्यों नहीं बना सकते? यहाँ पे बड़ी स्क्रीन क्यों नहीं लग सकती? यहाँ पे सिनेमा का एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो सकता सेम? हम उस सोच पे थे, हम अपने आप को और बढ़ाना चाहते थे। तो वो जो सोच है ये एक्चुअल में बहुत काम की इन ऑल ओवर प्रोजेक्ट्स। मैं आज भी देखता हूँ, न केवल अविनाश के प्रोजेक्ट्स बल्कि यहाँ और भी जो मेरे बिल्डर फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, इनके जो डिज़ाइन हुए प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया में अच्छे अच्छे मेट्रोज में ऐसे डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग ध्यान दे रहे हैं डिज़ाइन पे। यहाँ लोग चाहते हैं कि हमारे लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग सुधरे, क्योंकि हमको उनको जवाब देना है और हमको उसमें गौरवान्वित भी महसूस एक करना हम है। किसी से कम नहीं वाली भावना है, और हाँ। ये बात बिल्कुल आपने बहुत सही टाइमिंग के ऊपर पकड़ ली। एक चीज और जो आपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के देखा कि टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा मैं अभी आप थोड़ी देर Yeah. पहले भी कह रहा था कि समय के अनुसार आपने Yes, बदला, yes, और आप प्रदेश के बाहर भी जाते, yes. तो प्रदेश को लेकर लोगों की सोच भी बदली, छत्तीसगढ़ रायपुर को लेकर बिल्कुल। लोगों की सोच बदली। बिल्कुल। वो कैसे बदलते हुए देखा आपने, क्या फर्क महसूस किया? प्लस जब अब आपसे लोग मिलने आते हैं, प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करने आते हैं, तो क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन भी अब प्रदेश से, आपके प्रोजेक्ट से, सरकारों से भी कहीं बढ़ गई है, अलग हो गई? डेफिनेटली ये हमारा 2.5 दशक का जो तीसरा पार्ट है, लास्ट 5 इयर्स पोस्ट कोविड, उसमें मैं देखता हूँ खासकर 2020 से लेकर 2025 तक अद्भुत चेंज आया है। मतलब अब रायपुर और छत्तीसगढ़ को बड़ी रिस्पेक्ट और उससे देखा जा रहा है कि ये शहर में तो बहुत पावर है। डिस्पोजेबल इनकम यहाँ की इंदौर नागपुर से ज़्यादा है, सूरत से ज़्यादा है। आज कोई मुझे मिला, बोले सूरत से ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आपके रायपुर की है। यहाँ लोग 700-800 करोड़ का स्टील प्लांट तो ऐसे ही लगा लेते हैं। और लोग जब रायपुर से बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो अगर आदमी एक बार बोल दे रायपुर से है, तो उसको वो रिस्पेक्ट अलग मिलता है, क्योंकि उसको मालूम है ये आदमी खर्चे करने की कैपेसिटी है इसकी। क्योंकि आज हम रायपुर में देखिए, ईश्वर की कृपा से इस प्रदेश में हमारे पास एक अलग अद्भुत संपदा है, जो जोगी जी बोलते मैं थे। पूछने वाला था, क्या स्ट्रेंथ है, ऐसी क्या स्ट्रेंथ लगती है आपको? देखिए, इस प्रदेश में ऐसी क्या बात है? यहाँ के लोग जो हैं अद्भुत हैं। मैं कड़ई नेशनल में वाइस प्रेसिडेंट रहा 4 साल, काफ़ी 10 साल तक बोर्ड में रहा। मैं सब लोगों से मिला हूँ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, बड़े से बड़े बिल्डर्स और नॉलेजेबल भी, अच्छे ब्रांड वाले भी, चाहे वो प्रेस्टीज हों चाहे DLF, सबसे मुलाकात हुई। इस जर्नी में मैंने ये देखा कि हम लोगों में जो सरलता, सहजता है और विनम्रता है और एक साफ मन से जो बात करते हैं, ये लोगों को आकर्षित कर जाती है। और इसी कारण हम इतना अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि हमको सीखने की ललक रहती है। हमको बताने में संकोच नहीं होता कि यार मुझे नहीं आता, आप बताइए आप कैसे कर रहे हैं। जब आप किसी को ऐसा इतने सहज रूप से बोलते हैं ना, सामने वाला पूरा जी जान लगाता है। मुझे तो यही महसूस हुआ कि सबने आपकी हेल्प की, मदद की। जब आपने कहा कि यार मुझे नहीं मालूम आप कैसे होता है, आप जरा मुझे बताइए। आनंद जी, इतनी कमाल की बात है कि जब से हमने सिल्वर स्टोरीज की ये सीरीज की है, अलग अलग सेक्टर्स के जितने लोगों से मैंने प्रदेश की स्ट्रेंथ पूछी, हालांकि सबको पता है कि अगर हम फिजिकली काउंट करने जाएं तो ये प्रदेश का सबसे ज़्यादा वन संपदा वाला राज्य है। Exactly. इसके पास प्रचुर मिनरल्स हैं, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली सरकारों की सोच रही है, इसका लोकेशन बेस्ट रहा है, इसके पास बस्तर जैसी खूबसूरत अंचल, इसके पास अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म में। मैं बाद में उस पर आऊँ, लेकिन जब मैंने लोगों से पूछा तो सिल्वर स्टोरीज में 99% लोगों ने इस पॉइंट को पॉइंट आउट किया जिसके बारे में आपने भी कहा, वो है यहाँ के लोग। आप ये सोचिए कि सबकी सोच एक थी, एक जैसी थी, शायद इसलिए पूरा फोर्स एक डायरेक्शन में। अब रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने पे मैं आता हूँ। अभी भी प्रदेश में अपार संभावना है। 25 वर्षों के बाद आगे के डायरेक्शन के लिए किस जगह हमको फोर्स लगानी चाहिए, या आप लगा रहे हैं? मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो मिस कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, वो है टूरिज्म। आज टूरिज्म इतना, नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। मतलब मार्च का था, मार्च से पहले ही मुझे तो समाप्ति की और इस बदलाव की बाहर बात होती है। अब आप जाते हो तो हाँ बिल्कुल, पहले लोग पहले एक सवाल पूछते थे, अरे वहां तो नक्सली हैं। वो लोग पहले तो बोलते थे एयरपोर्ट से जब उतरेंगे तो कोई नक्सलवाद वाला कहानी तो नहीं रहेगी, यहाँ तक का डर था लोगों को। हाँ। जिसमें हमें तो मालूम है कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर नक्सलवाद की कोई बात होती थी तो थी। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी इस सरकार से आई है,
इस 2.5 दशक वाले आखिरी साल में हमें ये प्राप्त हुआ है। तो आई थिंक ये नक्सलवाद का समाप्त होना बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है बढ़ावा टूरिज्म को देने के लिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉट ओनली सराउंडेड बाय रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, बट इट कैन गो बियॉन्ड। आज छत्तीसगढ़ 300 किलोमीटर इधर और उधर फैला हुआ है, उन सब छोटे जगह में भी बहुत संभावना है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और आपने जैसा कहा कि प्रचुर मात्रा में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस। हाँ, तो ये सब चीज़ बहुत हमें स्ट्रांग बना रही है। अभी आज देखिए, पहले हम नागपुर जाते थे 5.5-6 घंटा लगता था, हम आजकल 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। अभी विशाखापट्टनम 2 घंटा कम हो जाने वाला है, जो ये रोड बनने वाली है। भारतमाला पूरा होगा। हाँ, जगदलपुरम जाते थे 6 घंटा लगता था पहले, आजकल 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये जो रोड कनेक्टिविटी, बिलासपुर 1 घंटा 10 मिनट, आधा सवा घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी पूरी बढ़ी है, ट्रेन की, रोड की, नया रायपुर का प्रगति, नया रायपुर में इतने सारे ब्रांड्स नॉन कोर इंडस्ट्रीज के आ रहे हैं, ये सब देखिए अनंत संभावना दिख रही है मुझे लगता है कि हम जो अभी 25 साल में जो ग्रोथ कर पाए हैं, अभी देयर इज नो फ्रिक्शन। जो हमें 25 साल लगा जिस ग्रोथ को, उस ग्रोथ को अचीव करने में अब हमारे नेक्स्ट 7, 8, 10 ईयर्स में कर सकते हैं, एंड वी आर वेरी मच रेडी। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। और मुझे एक ऐसा भी फीलिंग है, कई बार ऐसा लगता है कि विकास के साथ में करप्शन बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है, लोग असहज महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ वो सब चीज़ नहीं है, और ना आने वाली कभी, दूर दूर तक हमारे ब्लड में और डीएनए में नहीं है वो। और ये सब चीज़ देखिए, अगर ये सब चीज़ के रहते हुए विकास जो हम 25 साल में किए वो आने वाले 10 साल में संभव दिख रहा है, तो आप सोचिए कितनी संभावना होगी इस प्रदेश में। तो ये जो टूरिज्म का सेक्टर है, अब जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक है, और यही आपका कमाल है कि आप विजन के बड़े पक्के हैं। आपको स्पष्ट तौर पर दिख जाता है आने वाले 10 साल का प्लान, आने वाले 15 साल का प्लान। ये तो बिल्कुल तय दिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का सीधा सीधा फोकस अब बस्तर पर दिखने वाला है, रेयर अर्थ मेटल पर दिखने वाला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर दिखने वाला है, नए तरीके के रोज़गार पर दिखने वाला है। तो क्या आपका टूरिज्म सेक्टर से जुड़ने का या अपने प्रोजेक्ट्स को उनके साथ में कनेक्ट करने का, बस्तर इतना खूबसूरत जगह है कि जिसमें हम ऐसे ही नहीं कहते कि हमारे यहाँ नियाग्रा फॉल की तरह है या बाकी फॉल है। तो क्या आप उनसे जुड़ने का कोई प्लान बना रहे हैं या इस पर शुरू कर चुके हैं? करने की संभावना है, मेरा इंटरेस्ट भी है, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। जैसा मैंने कहा था कि 2005 में एक अच्छी पॉलिसी आई थी, उस तरह की कोई पॉलिसी का मुझे लगता है, हाँ, इंतजार, मतलब मुझे उम्मीद है कि आने ही वाली है, क्योंकि नक्सलवाद खत्म होते ही एक कॉन्फिडेंस अलग टाइप का रहेगा, पूरा इंडिया यहाँ आना चाहेगा। तो कोई एक अच्छी पॉलिसी अगर आती है तो रियल एस्टेट्स में, उसमें, और अपने 3 सेक्टर, टूरिज्म तो डेफिनेटली वन बिग सेक्टर है, टूरिज्म के अलावा एजुकेशन बहुत अच्छा काम की संभावना है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स बहुत संभावना की, बहुत बड़ी संभावना है इसमें। न केवल 500 बेड के हॉस्पिटल जो बनते हैं टिपिकली, बल्कि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट है हमारे पूरे, न केवल रायपुर में, मतलब हर बड़े शहर में इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, बिकॉज ऑफ इट्स एक भव्य शहर, एक बड़े शहर का जो रूप रायपुर ले चुका है, यहाँ के लोग टेस्टफुल हो गए हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ अब इनसे अछूती नहीं रही है। जिस चीज़ का हमें कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो वो हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं, उससे आगे आ चुके हैं। हाँ, हम उससे आगे आ चुके हैं, एग्जैक्टली। तो नाउ आई थिंक वी आर रेडी फॉर बिगर कन्वेंशन हॉल्स, बिगर मैरिज डेस्टिनेशन प्लेसेस। 250 रूम, 300 रूम के कमरे चाहिए हमें, बड़े कॉन्फ्रेंस रूम, कॉन्फ्रेंसेस के लिए जहाँ 10,000 15,000 लोग आ सके, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सके, कन्वेंशन सेंटर बने। ऐसे नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स, जैसे बीसीसीआई ने भी अलाउ किया हमारे स्टेडियम को। हमारा स्टेडियम इंडिया में मेरे ख्याल से 3रे नंबर पे स्टेडियम है, कैपेसिटी और साइज। अभी आप देखिए आईजी कॉन्फ्रेंस जो हुआ जी, कमिश्नर आईजी कॉन्फ्रेंस हुआ सारे देश का, पहली बार छत्तीसगढ़ में उसकी मेजबानी की गई। 3 दिनों का पूरे देश का पूरा पुलिस महकमा, गृह मंत्री से लेकर कोई आकर बैठा था। आपके प्रोजेक्ट्स अब किस दिशा में, और ये मुझे बड़ा प्राउड हो रहा बताते हुए कि आप अन्य प्रदेशों में आमंत्रित किए जा रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए। तो पहले मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो हमारे प्रोजेक्ट सब सस्टेनेबल पे बहुत फोकस कर रहे हैं।
क्योंकि हम धरती माँ को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। हम सब मतलब रोज़ हम कुछ ना कुछ निर्माण कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो कैसे हम धरती को ये बोलें कि हम आपको परेशान नहीं, हम आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम ये सोच के साथ हम ये डेवलप करने की सोच डेवलप करने की कोशिश करें पूरी टीम में कि हमारा हर डिज़ाइन, हर प्रोजेक्ट इस तरफ बढ़े कि वो कॉम्प्लीमेंट करे, लोगों को लगे कि हमने कुछ अच्छा किया है इस धरती के लिए, इस शहर के लिए। ऐसे हम प्रोजेक्ट्स बनाएं, मतलब वो ग्रीनरी से भरपूर हो, वाटर रिचार्जिंग उसमें भरपूर हो, बेसिक चीज, हवा ऑक्सीजन ऐसी मिले। देखिए, लग्जरी आज की डेट में अच्छे मार्बल, अच्छा मटेरियल नहीं है। लग्जरी अच्छा पानी, साफ हवा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक ऐसा शांत वातावरण शांत एक है, वातावरण जहाँ आपको सुकून हो सुकून थोड़ा। मिले। क्या करेक्ट, बात है। बिल्कुल। आप तो सब मेरी भाषा जान रहे हैं, क्योंकि फील हर कर रहे हैं हर आप। व्यक्ति यही चाहता तो ही ये लग्जरी है न्यू। तो वी ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव अराउंड दिस हमारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे आने वाले। दूसरा मुझे लगता है स्पोर्ट्स शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। करेक्ट। तो स्पोर्ट्स को बहुत बड़े रूप में देखना चाहिए हमें। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि खेलने के लिए खेलना है। आज अच्छे आप डेवलप करें पिचेस, ग्राउंड्स, इंटरनेशनल लेवल के स्विमिंग पूल, कोर्ट्स, यहाँ हमारे बच्चे खेलें, प्रोत्साहित हों। और आज देखिए छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स में बहुत पीछे है। मुझे लगता है स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे प्रदेश को, वो चीज़ लाना चाहिए। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि यहाँ अकेडमीज आए हमारे प्रोजेक्ट्स में, बड़े बड़े प्लेयर्स जो एकेडमी बनाते हैं वो आए, यहाँ कोचिंग मिले लोगों को, यहाँ से लोग न केवल खेलने के लिए खेलें, कुछ खिलाड़ी बनने के लिए खेलें, प्रदेश का नाम उसमें रोशन हो, हम देश के लिए खेल पाएँ, ऐसे खिलाड़ी आगे आए। तो इन सब में बहुत काम हो सकता है और होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। हमें कौन करेगा ये देखना है। और मुझे आई एम श्योर कि सरकार फैसिलिटेट करेगी, सरकार भी इस बात को समझ रही है। और नए मंत्री हैं, अच्छे युवा मंत्री हैं, नई सोच है, तो डेफिनेटली ये सब सोच उनके साथ में अलाइन होगी और हम लोग इसके हिस्सेदारी में रहेंगे। एक अंतिम बात आपसे पूछता हूँ, कुछ जो हल्का फुल्का जो हमको दिखाई पड़ता है शिकवा शिकायत कि वो, जैसे आपने कहा कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में धरती माँ को या इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली सिस्टम का ख्याल रखते हुए वाटर चार्जिंग, जो बहुत पहले से ज़रूरी एक नियम था पर इसका पालन कम होता था ग्राउंड लेवल चार्ज करने के लिए, और बाद में जाकर प्रोजेक्ट्स में इस पर दिक्कतें आती। सोलर के ऊपर अभी बहुत बड़ा फोकस है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के ऊपर बड़ा फोकस है। तो क्या आप अपने प्रोजेक्ट्स का अनिवार्य अंग इसको बना चुके हैं या बनाने वाले हैं, क्योंकि ये भविष्य के हिसाब से ज़रूरत है? नहीं, मैंने वही जैसा आपको बताया, ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ इस पे काम कर रहे हैं। सरकार जो जितनी अनिवार्यताएं हैं उससे बियॉन्ड हम कर रहे हैं। अच्छा, पहले ही उसके आगे हैं आप। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, इसमें एक जो चीज़ हम लैक कर रहे हैं ना अभी, जैसे आपने बोला कि क्या एक पॉजिटिव सुधार हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सरकार, अब वो समय चला गया जब सरकार को डंडा मार के काम कराना पड़ता था। अभी एनकरेजमेंट का टाइम है। अभी टाइम है फैसिलिटेट करने का, विजन देने का, एनकरेज करने का, रिकॉग्नाइज करने का। सरकार सिर्फ केवल इतना करे कि लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करे, उनको फैसिलिटेट करे, थोड़ा इंसेंटिव दे दे, थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे दे, कोई बड़ी चीज़ नहीं, उतने में काफ़ी काम हो जाएगा। हम पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पेनल्टी होगी, ये लगेगा वो लगेगा, लोगों ने सब थूक पॉलिश वाला जो काम बोलते हैं, लीपा पोती वाला जो काम बोलते हैं, वैसा किया। बट वो काम अब नहीं चलने वाला। हमें खुद सोचना है एज ए सिटीजन, एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर, कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि इस मेरी कॉलोनी में आगे आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल तक पानी आए जी। मैं कैसे रिचार्ज कर सकूं, क्या नहीं। मेरे पूछने का मकसद ये था कि उसके रिपरकेशन कुछ प्रोजेक्ट्स ने ऑलरेडी देख लिए। हाँ। और अब अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो नाउ इट इज हाई टाइम कि अब उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएं, बुरे रिजल्ट दिखने। वेरी राइट। और आपकी इस बात को मैं बिल्कुल यकीन करके कह सकता हूं कि जो आपने कहा कि बहुत जल्द ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो आपको बस्तर के साथ, आपको टूरिज्म के साथ, आपको डेवलपमेंट जो तेज़ गति से रफ्तार से हो रहा है उसके साथ जुड़ने वाली हैं। तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, सिल्वर स्टोरी के आपको, iWish24 की टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं अविनाश ग्रुप को कि आप लोग लगातार हमें इसी तरह अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ, गुड लाइफस्टाइल के साथ, आने वाली ज़रूरतों के हिसाब से जोड़ते जाएं। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रेम जी।